तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड एनिमल। इस स्टोरी में नैरेटर ऑफ द स्टोरी हमें ये बताना चाहता है कि वाइल्ड एनिमल्स भी प्यार की भाषा जानते हैं और वो भी अफेक्शन की मीनिंग समझते हैं। अगर इन सारे वाइल्ड एनिमल्स को भी भरपूर प्यार दिया जाए तो वो उसे महसूस करते हैं और उसके बदले में अपना अफेक्शन शो करते हैं और अपना प्यार शो करते हैं टुवर्ड्स देयर मास्टर। So can there be love and friendship between human beings and wild animals? The introduction begins with this question. Then we can answer, yes, it is simply true. It is simply true that there can be love and friendship as well as affection between human being and wild animals. Let us read a fascinating account. आइए हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही हार्ट बाइंडिंग स्टोरी। अकाउंट मीन्स स्टोरी एंड फैसिनेटिंग मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, हार्ट बाइंडिंग दैट मीन्स दिल को छू लेने वाली कहानी। और ये कहानी किसकी है? ऑफ एन ऑर्फन्ड स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। स्लॉथ बियर बियर का एक स्पेसीज होता है और वो कौन से जंगल में पाया जाता है? कोई बता सकता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अपर आसाम में है और वहां पे स्लॉथ बियर पाए जाते हैं। ये स्लॉथ बियर के बारे में ये बहुत ही फेमस है कि उनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है। बियर की, भालू की बहुत सारी प्रजाति होती है, बहुत सारी स्पेसीज होती है। उसमें से स्लॉथ बियर के बारे में कहा जाता है दे हैव द पुअरेस्ट काइंड ऑफ मेमोरी। इनकी मेमोरी सबसे पुअर होती है, ये ज्यादा लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाते। दैट मीन्स दे आर टोटली वाइल्ड। जब वो याद ही नहीं रख पाएंगे तो कैसे पहचानेंगे किसी ह्यूमन बीइंग को कि ये मेरा मास्टर है, ये मेरा देखभाल करता है? ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस स्टोरी में हम लोग कुछ बिल्कुल ही अपोजिट देखेंगे। स्लॉथ बियर इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। बियर हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, तो जंगलों में ही रहेंगे। Again, somebody is coming. जब आप लोग लेट आते हैं तो क्लास को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, बताते हुए रुक जाना पड़ता है, तब मैं आपकी एंट्री कर पाता हूँ। स्लॉथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरिया। स्लॉथ बियर जंगली इलाकों में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। और वो कहाँ पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ग्रासलैंड्स में भी पाए जाते हैं एट लोअर एलिवेशन। अभी हम लोग बात कर रहे थे अपर आसाम के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्लॉथ बियर पाए जाते हैं और उससे स्लॉथ बियर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ठीक नीचे लोअर एलिवेशन पे भी ग्रासलैंड में वो पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी सैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल। इस फिगर में देख रहे हैं, इसका नाक वाला पोर्शन काफी आगे की ओर निकला हुआ है। तो इसके आंख से आगे हम लोग देखते हैं, इसका जो माउथ का पोर्शन है वो काफी आगे की ओर निकला हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मजल। तो स्लॉथ बियर का मजल काफी लॉन्ग होता है और इसके बाल बहुत ही सैगी होते हैं, घने होते हैं। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, दे कैन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब। अपने फूड के लिए ये स्लॉथ बियर एक बहुत ही अजीब सा, बहुत ही क्यूरियस तरीका यूज करते हैं। जब भी उन्हें अपना फूड ढूंढना होता है, खाने की तलाश करते हैं, तो वो पहले तो अपने क्लॉज से, अपने पैर के नाखूनों से पहले खुदाई करते हैं और उसके बाद गहराई में छुपे हुए अपने फूड को
वो अपने ट्यूब लाइक लिप स्ट्रक्चर से और उसे फूड को अपने माउथ के अंदर खींचते हैं। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, अपने क्लॉज का यूज करते हैं डिगिंग के लिए। दे कैन यूज देयर लिप्स, उनका जो लिप होता है उसे वो फोल्ड करके और बिल्कुल ट्यूब की तरह बना सकते हैं। एक तो मजल लॉन्ग है, उनका माउथ वाला पोर्शन आगे की ओर निकला हुआ है, फिर इनके लिप्स में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो ट्यूब की तरह बना लेते हैं। और उस ट्यूब की मदद से मान लो काफी गहराई में भी अगर फूड है तो उससे तेज सांस के सहारे वो अपने माउथ के अंदर खींच सकते हैं। ये उनका बहुत ही क्यूरियस मेथड है फूड गेन करने का, खाना हासिल करने का। सो देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, काफी गहराई तक ग्राउंड के अंदर जा सकता है। और यानी जहां तक अगर वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो जहां तक उनका ये लॉन्ग मजल होने के बावजूद भी माउथ नहीं पहुंच सकता है, जीभ नहीं पहुंच सकता है, वहां से भी वो ट्यूब की मदद से अपना भोजन हासिल कर लेते हैं। सो देयर ट्यूब लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, अपने लिप की मदद से जो ट्यूब वो बनाता है, कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, वो जमीन के अंदर गहराई तक जा सकता है, और इनटू हार्ड टू रिच एरियाज, और ऐसी जगहों पे भी वो ट्यूब की मदद से पहुंच सकते हैं। ट्यूब वहां तक भी पहुंच सकता है जहां पे पहुंच पाना स्लॉथ बियर के लिए मुश्किल हो। और ऐसी जगह कौन सी होती है? इनटू हार्ड टू रिच एरिया लाइक डेड ट्रीज, कोई भी पेड़ गिरा हुआ है या गिर जाने के बाद वो सूख गया है और उसके अंदर भी उनका जहाँ पे फूड होता है उसे वो हासिल कर लेते हैं। अब अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ ग्राउंड को काफी गहराई तक खोदते हैं, या फिर मरे हुए पेड़ के बीच जो खोखला स्थान होता है उसमें से वो अपना फूड हासिल करते हैं। तो आखिर उनका फूड क्या होता है? तो उनका मेन फूड टर्माइट होता है, टर्माइट, दीमक। तो मेन फूड उनका टर्माइट है, और टर्माइट कहाँ होगा? जमीन के अंदर गहराई में होगा, या फिर लकड़ियों के अंदर उसके खोखले हिस्से में होगा, और खोखले हिस्से तक इसका माउथ नहीं पहुंच सकता, तो वहां तक ट्यूब की मदद से लिप को फोल्ड करता है, ट्यूब जैसा बनाता है, और पेड़ में छुपे हुए उस खोखले जगह से भी टर्माइट को पकड़ के खा लेता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्यूब की मदद से तेज सांस से उसे अंदर की ओर खींचता है, तो उससे काफी आवाज होगी। इसलिए नैरेटर ने लिखा है, यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड, अपने फूड को सांस की मदद से सुरक सुरक करके खाने का उनका आवाज जो निकलता है उसे आप कई फीट दूर से भी महसूस कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ा स्लॉथ बियर का, स्लॉथ बियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे इनहैबिट फॉरेस्टेड एरिया। फॉरेस्टेड एरिया में भी कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाएंगे, या फिर ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशन पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उनका सैगी हेयर होता है और उनका लॉन्ग मजल होता है। अपने क्लॉ का यूज वो डिग करने के लिए करते हैं, डिगिंग ऑफ ग्राउंड के लिए करते हैं, और अपने लिप को वो ट्यूब की तरह फोल्ड कर लेते हैं, और उससे काफी गहराई में छुपे हुए दीमक को भी निकाल के खा लेते हैं। और टर्माइट यानी कि दीमक उनका मेन फूड होता है। जब वो अपना भोजन कर रहे होते हैं, जब वो अपना फूड को सकअप कर रहे होते हैं, सांस की मदद से खींच रहे होते हैं अपने माउथ के अंदर, तो उसकी आवाज काफी तेज होती है, खाने की आवाज काफी तेज निकलती है, और उसे हम कई फीट दूर से भी सुन सकते हैं। So these were the characteristics of sloth bear. Now let us begin the story. Paragraph number 1. I will begin with Bruno. मैं ब्रूनो के नाम के साथ शुरू करूंगा। ये ब्रूनो कौन था? इस स्टोरी में जिस स्लॉथ बियर की स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं उस स्लॉथ बियर का नेम रखा गया था ब्रूनो। माई वाइफ्स पेट
स्लॉथ बियर, और ये मेरी वाइफ का पालतू स्लॉथ बियर था। दैट मीन्स ये जो स्लॉथ बियर जिसकी स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कोई वाइल्ड एनिमल नहीं था, वो वाइल्ड नहीं था, अनटेम्ड नहीं था, बल्कि ये पेट था, टेम किया हुआ था, पालतू बनाया हुआ। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, और वो स्लॉथ बियर मुझे एक्सीडेंटली मिल गया था, और वो ले जाकर मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया था। अब ये एक्सीडेंट कब हुआ था, ऐसी घटना कब हुई थी? यहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब कोई दुर्घटना नहीं, एक घटना की बात करते हैं, कुछ जो अचानक हो जाए, एक्सीडेंटल, एनी एक्सीडेंटल हैपनिंग। द स्टोरी गोज बैक टू 2 years, दैट मीन्स स्टोरी राइटिंग टाइम से 2 साल पहले की कहानी। 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। 2 साल पहले की बात है कि हम लोग मैसूर के मैसूर के नजदीक से गुजर रहे थे, और उस समय एक शुगर केन यानी गन्ने के खेत के बगल से गुजर रहे थे। 2 साल पहले की कहानी है। राइटर गुजर रहा था कहां से? गन्ने के खेतों के पास से। कौन सी जगह पे? मैसूर। So people were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them। गन्ने के जिस खेत के पास से वो गुजर रहे थे गन्ने की जिस खेत के पास से वो गुजर रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि लोग वहां पे खड़े हैं और खेतों में वाइल्ड पिग की शूटिंग कर रहे हैं। अब वाइल्ड पिग की शूटिंग क्यों कर रहे हैं? गन्ने के खेतों को, गन्ने की फसल को, वहां पे आसपास जंगलों में पाए जाने वाले जो वाइल्ड पिग्स होते हैं, जंगली सुअर होते हैं, वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहां के जो फार्मर्स होते हैं, उनका शिकार किया करते हैं, उन्हें मार डाला करते हैं, उनकी शूटिंग करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था गन्ने के खेतों में। सम वेर शॉट एंड सम एस्केप्ड, और ये शिकार करने का काम कुछ देर से चल रहा था। कुछ एनिमल्स को तो मार दिया गया, एंड सम एस्केप्ड, और कुछ वहां से भाग गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun। सबको लग रहा था कि शूटिंग अब खत्म हो गया, शिकार का काम खत्म हो गया। सारे एनिमल्स जो कि गन्ने के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो या तो मार डाले गए थे या फिर भाग गए थे। तो जब सब लोग ये मान रहे थे कि अब सारा काम खत्म हो गया, when suddenly a black sloth bear came out, तभी गन्ने के खेत से एक ब्लैक स्लॉथ बियर बाहर निकलकर आ रहा था। पैंटिंग इन द हॉट सन, और तेज धूप की वजह से वो जोर जोर से हाँफ रहा था। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ सॉरी नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर वांटोनली। वांटोनली का मतलब बिना किसी गुड रीजन के। दैट मीन्स यूं ही, खेल खेल में। तो मैं किसी स्लॉथ बियर को अपने एंटरटेनमेंट के लिए कभी भी शूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं शूट कर सकता? क्योंकि स्लॉथ बियर से ना तो स्लॉथ बियर गन्ने की फसल को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, वो तो एक्सीडेंटली आके गन्ने के खेतों में छुपा हुआ था, शायद शूटिंग से घबराकर छुप गया था। तो जो एनिमल्स नुकसान कर रहे थे, उनकी शूटिंग तो की जा रही थी, लेकिन नरेटर का कहना है कि स्लॉथ बियर पहला तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और दूसरा वो इंडेंजर्ड भी हैं। तो उन्हें सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए तो मारा नहीं जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बिस्ट, लेकिन उस बेचारे जानवर के लिए बदकिस्मती की बात थी, वन ऑफ माई कंपेनियंस, कि मेरा एक साथी डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट। तो मेरा एक साथी, बदकिस्मती ये थी उस जानवर की कि मेरा एक दोस्त, मेरा एक साथी मेरी तरह से नहीं सोच रहा था।
and promptly shot the bear on the spot. और उसने जैसे ही उस बियर को देखा, उसे तुरंत ही शूट कर दिया। यानी बस नजर आया और उसे गोली मार दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. अब इसके साथी ने उस स्लॉथ बियर को देखा और गोली चला दी और वो जानवर वहीं पे मर गया। As we watched the fallen animal, जब उस गिरे हुए एनिमल को यानी मरे हुए एनिमल को हम अभी देख ही रहे थे, तो हम लोगों को देखकर काफी हैरानी हुई। We were surprised to see, हम लोगों को यह देखकर काफी हैरानी हुई that the black fur on its back moved and left the prostrate body. स्लॉथ बियर मरा हुआ था, जमीन पे गिरा हुआ था। तभी वहां मौजूद लोगों ने और नरेटर ने देखा कि उसके पीठ के ऊपर जो ब्लैक फर है, मैंने बताया था उसके सैगी हेयर होते हैं, काफी सारे फर होते हैं, तो उसके पीठ के ऊपर जो ब्लैक फर था अचानक मूव करने लगा, हिलने लगा और वो उसके शरीर से अलग हो गया। लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, प्रोस्ट्रेट का मतलब जमीन पे गिरा हुआ जो उसका मरा हुआ शरीर था, उससे अलग होकर बाहर निकल गया। क्या बाहर निकला? उसके पीठ के ऊपर जो ब्लैक फर था। एक्चुअली उसका ब्लैक फर नहीं निकला था, तब क्या था? देन वी सॉ इट वाज ए बेबी बियर। तब हम लोगों ने महसूस किया, तब हम लोगों ने नोटिस किया कि वो जो उसके पीठ के ऊपर से जो ब्लैक फर मूव कर रहा था, वो कोई ब्लैक फर नहीं था, बल्कि वो क्या था? एक बेबी बियर था। वो एक बेबी बियर था और वो मरने वाले जानवर के पीठ के ऊपर लिपटा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक। वो छोटा सा बेबी बियर अपने मदर की पीठ से चिपका हुआ था। When the sudden shot had killed her, वो छोटा सा स्लॉथ बियर अपने मदर की पीठ पे चिपका हुआ था, उसकी पीठ पर बैठा हुआ था, तभी अचानक चलने वाली गोली ने उसकी मदर को मार डाला था। The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. और वो जो छोटा सा बच्चा था, लिटिल क्रेचर, ran around its prostrate parent, वो अपने जमीन पे गिरे हुए मरे हुए पेरेंट के चारों तरफ दौड़ रहा था, मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, और इस तरह की आवाज निकाल रहा था जैसे वो रो रहा हो। पिटीफुल नॉइज का मतलब काफी दुखी आवाज। नाउ लेट अस कम डाउन टू पैराग्राफ नंबर 4। I ran up to it to attempt a capture. मैं जल्दी से दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। It scooted into the sugarcane field. लेकिन वह तेजी से दौड़ता हुआ, स्कूटेड का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे रैन अवे, यानी वो भाग गया। वह भाग गया जल्दी से सुगरकेन फील्ड के अंदर। जब उसे पकड़ने की कोशिश किया जाने लगा, तो वो जो छोटा सा बियर का बच्चा था, वो दैट मीन्स बियर कब सुगरकेन के फील्ड में भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस, अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करता हुआ, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, मैंने आखिरकार उसे पकड़ लिया। बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, उसके गर्दन के ऊपरी हिस्से पे जो बाल और उसकी चमड़ी थी, वहां से मैंने उसे पकड़ लिया। वाइल इट स्नैप्ड, जबकि वो बार बार इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, जबकि वो बार बार मुझे काटने की और मुझे नोचने की कोशिश कर रहा था। विथ इट्स लॉन्ग एंड हुक्ड क्लॉज, उस छोटे से बियर कब के बड़े बड़े हुक की तरह नाखून थे, लंबे लंबे और हुक की तरह मुड़े हुए नाखून थे,
और उस नाखून की मदद से वो मुझे नोचने की कोशिश कर रहा था। Paragraph number 5. We put it in one of the gunny bag we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. मैंने उस बियर कप को एक गुन्नी बैग में we put it into one of the gunny bag we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो उस छोटे से बियर कप को एक गुन्नी बैग में रख के मैं उसे वापस अपने साथ लेके आया जब मैं बंगलोर वापस लौटा। आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और मैंने उसे अपनी वाइफ को दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो काफी खुश हुई। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उस प्यारे से बियर कप के गर्दन के चारों ओर उसने तुरंत ही एक कलरफुल रिबन लपेट दिया। आफ्टर डिस्कवरिंग द बॉय कब वाज अ बॉय, शी क्रिस्टियनड इट ब्रूनो, और जब उसे ये पता चला कि ये जो बियर कप था वो एक बॉय कप था, तो उसने उसका नाम भी रख दिया क्रिस्टेंट। क्रिस्टेंट का मतलब उसका नामकरण संस्कार कर दिया। क्या नाम रखा? ब्रूनो। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. ब्रूनो ने जल्दी से ही, यानी अभी वो छोटा था, अभी उसकी मदर मर चुकी थी, तो सबसे पहले तो उसको जिंदा रखना था, तो उसे बॉटल से दूध पिलाने की कोशिश की जाने लगी। उसके बारे में नैरेटर ने लिखा है, ब्रूनो सुन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ब्रूनो ने जल्दी ही बॉटल से मिल्क पीना सीख लिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और उसके कुछ ही दिनों के बाद उसने सब कुछ खाना और पीना सीख लिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और उसके लिए एवरीथिंग कहना ही, यानी वो जो कुछ भी खा सकता था और पी सकता था, उसके लिए एवरीथिंग कहना ही सही होगा। फॉर ही एट, क्योंकि वो सब कुछ खा लिया करता था, जैसे कि पॉरेज मेड फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कंडिमेंट्स एंड चिलीज। जितनी सारी वस्तुओं के नाम बताए गए, जैसे पॉरेज, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट, राइस, ये सारा कुछ, चाहे उसमें कोई मसाला हो या नहीं हो, चाहे उसमें कोई स्वाद हो या नहीं हो, फिर भी वो उसे खा लिया करता था। दैट मीन्स उसमें नमक है कि नहीं, कि मसाले हैं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, बल्कि वो जो मिल गया सामने सब कुछ खा सकता था। ब्रेड खा लेता था, एग्स खा लेता था, चॉकलेट्स खा लेता था, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, इस तरह की सारी वस्तुएं वो खा लिया करता था। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, उसे कुछ भी लिक्विड दे दो वो आसानी से खा लिया करता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिस, जो कुछ भी उसके सामने मिल जाता था वो मजे लेकर, रेलिस यानी चटखारे के स्वाद, यानी बहुत ही स्वाद लेके उन सबको वो खा लिया करता था, पी लिया करता था।
The bear became very attached to our two Alsatian dogs. नरेटर के घर में दो अल्सेशियन कुत्ते थे। तो उसके बारे में उसने लिखा है कि ये बियर मेरे अल्सेशियन डॉग्स के साथ काफी अटैच हो गया था, यानी काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगला, और हमारे बंगला में रहने वाले जितने भी टेनेंट्स के बच्चे थे, उनके साथ भी उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी, गहरी अटैचमेंट हो गई थी। नरेटर के घर में और कौन-कौन रहते थे? 2 अल्सेशियन डॉग था और कुछ टेनेंट्स रहते थे और उन टेनेंट्स के कुछ बच्चे थे। उन सबके साथ इस स्लॉथ बियर का काफी गहरा अटैचमेंट यानी दोस्ती था, लगाव था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into kitchen and going to sleep in our beds. जब तक वो छोटा था, अपने यंगर डेज में यानी अपने बचपन के दिनों में, दैट मीन्स जब स्लॉथ बियर का बचपन का दिन था, तो उसे बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया था और वो अपना पूरा टाइम खेलते हुए, बार-बार किचन के अंदर-बाहर दौड़ते हुए या फिर हमारे ही बेड पे जाकर सोते हुए उसका टाइम बीतता था। दैट मीन्स ही वाज केप्ट क्वाइट फ्री ऑल द टाइम। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। अचानक उसके साथ उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी, यानी उसके साथ एक बहुत बुरी दुर्घटना हो गई। आई पुट ऑन पॉइजन, पॉइजन का नेम याद रखिएगा। द पॉइजन वाज बेरियम कार्बोनेट। आई पुट ऑन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। नरेटर की एक लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी में चूहे और माइस यानी बहुत सारे चूहे घुस आए थे और लाइब्रेरी में शायद उसकी किताबों को नुकसान पहुंचाते थे। तो लाइब्रेरी में घुस आए चूहों को मारने के लिए नरेटर ने बेरियम कार्बोनेट नाम का पॉइजन रख दिया था। उसने रखा था चूहों के लिए। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, और लाइब्रेरी में एंटर कर गया कौन? ब्रूनो। वो हमेशा ऐसा करता था। अक्सर हाँ, नरेटर के लाइब्रेरी में ब्रूनो भी घूमता रहता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और चूहों को मारने के लिए जो बेरियम कार्बोनेट वहां रखा गया था, ब्रूनो ने उनमें से कुछ पॉइजन को खा लिया। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उस पॉइजन के असर से उसके ऊपर पैरालिसिस का ऐसा यानी पैरालिसिस ने उसे ऐसा अटैक किया, पैरालिसिस जैसा कुछ ऐसा उसे असर किया कि वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन अपने बेजान पैरों की मदद से भी वो अपने आप को घसीटता हुआ किसी तरह से नरेटर की वाइफ के पास तक पहुंच गया। हु कॉल्ड मी, तब इसकी वाइफ ने नरेटर को बुलाया। आई गेस्ड दैट आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रस्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, जल्दी से उसे अपने कार में रख के मैं जानवरों के डॉक्टर के घर पे पहुंचा। एक केस ऑफ पॉइजनिंग, उसे जल्दी से बताया कि पॉइजनिंग का केस है। टेम बियर यानी पालतू भालू है मेरा, बेरियम कार्बोनेट, और उस पॉइजन का नाम जो इसने खाया था, उस पॉइजन का नाम बेरियम कार्बोनेट था। व्हाट टू डू, और मैंने उससे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आउट केम हिज मेडिसिनल बुक, डॉक्टर ने जल्दी जल्दी अपना मेडिसिन का बुक निकाला। एंड अ फेवरेट रेफरेंस टू इंडेक्स बिगैन, और जल्दी जल्दी उसने इंडेक्स को ढूंढना शुरू किया। इंडेक्स क्या होता है? ऐसी जगह, यानी जैसे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं किताबों में, वैसे ही इंडेक्स होता है। तो उस इंडेक्स में मेडिसिन के नेम और उसके डिटेल्स कौन से पेज पे मिलने वाले हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उसमें इंडेक्स को देखना शुरू किया जल्दी जल्दी। देखता हुआ डॉक्टर ने पूछा, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, कौन सा पॉइजन था सर, क्या नाम बताया आपने?
बेरियम कार्बोनेट। नरेटर ने जवाब दिया, बेरियम कार्बोनेट। यस, बेरियम साल्ट है, बेरियम कार्बोनेट। अब ये सारा डॉक्टर जल्दी जल्दी बोलता जा रहा था और उस किताब में ढूंढता जा रहा था। फिर उसने सिम्टम मिलाया। अच्छा, इसके सिम्टम क्या है, देख के बताएंगे। पैरालिसिस है, हाँ पैरालिसिस का अटैक हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ट्रीटमेंट। अब उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहा था। पहले उसने अपनी किताबों में बेरियम कार्बोनेट ढूंढा, फिर उसके सिम्टम मैच किए, फिर ट्रीटमेंट के लिए उसने दवा की लिस्ट देखनी शुरू की। इंजेक्शन ऑफ, अब वहां पे लिखा हुआ आ रहा था इंजेक्शन ऑफ। अब उसने इंजेक्शन का नाम देखा, जस्ट अ मिनट सर। और इंजेक्शन का नाम देखने के बाद उसने नरेटर से कहा, जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। मैं जा रहा हूँ, जल्दी से सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ। ए डैश बैक ए डैश बैक टू द कार। और उसके बाद सब कुछ लेकर के तुरंत से दौड़कर वापस पहुंचा। कहाँ पे, कार में। ब्रूनो ब्रूनो अभी कार में ही था। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। ब्रूनो अभी भी स्ट्रगल कर रहा था अपने बेजान पैरों की मदद से इधर उधर घूमने की। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन उसे देखकर ही लग रहा था वो बहुत तेजी से कमजोर होता जा रहा था, बेजान होता जा रहा था। सम वोमिटिंग, फिर उसने कुछ वोमिटिंग किया। हैवी ब्रेथिंग, गहरी गहरी सांस ले रहा था। विथ हीविंग फ्लैंक्स, और वो बहुत मुश्किल से अपने सांसों को अंदर लेने की कोशिश कर रहा था। एंड गेपिंग माउथ, और सफिशिएंट सांस नहीं जा पा रही थी अंदर, इसलिए वो अपना मुंह फाड़ फाड़ के सांस लेने की कोशिश कर रहा था। Okay, thank you class. We will continue the class tomorrow. Meanwhile, it's time for me to go to other class, and it is your time to attend other class. So तब तक के लिए have a nice day. Bye bye. And everybody must post your comment in the group. How was the video? How was the audio? How was the explanation? Were everything clear? Could you understand everything or not? ये सारा response आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। Leave the class one by one. Bye bye. Welcome class. Yes, Angel, are you away? Sophia Raja, class is over.